दोस्तों नमस्कार। आखिर ईडी जानना क्या चाहती है और सोनिया गांधी छुपाना क्या चाहती है? कोई भी यह सवाल लगातार पूछताछ के सिलसिले को लेकर पूछ सकता है। कोई यह भी कह सकता है कि बीते 8 बरस से क्या वाकई ईडी ने जितनी फाइलें खंगाली, जिन जिन मामलों को लेकर पूछताछ की, क्या अभी भी दस्तावेज अधूरे हैं? क्या वाकई सोनिया गांधी अपनी संपत्ति को छुपा रही है या फिर अवैध तरीके से कहीं पर उन्होंने संपत्ति बनाकर रखी है जिसकी जानकारी ईडी को नहीं है? यही हाल क्या राहुल गांधी का रहा है? हेराल्ड हाउस से जुड़े हुए दस्तावेज इस देश के सामने है। इस देश के सामने हेराल्ड की तमाम संपत्तियां तमाम दस्तावेजों में दर्ज है और वो सार्वजनिक है। वो दिल्ली में है, वो मुंबई में है, वो लखनऊ में है, वो पंचकुला में है, वो पटना में है। इन संपत्तियों का आकलन कोई भी कर सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आखिर ईडी जानना क्या चाहती है? और ईडी का अपनी जांच का दायरा क्या उसे इस बात की इजाजत देता है कि उसने 2014 में जब खुद ही तय कर लिया कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स ने एक नोटिस भेजा था। उस नोटिस के तहत 154 करोड़ रुपए राहुल गांधी ने किस तरीके से टैक्स से छुपा लिए या बचा लिए, या उसका मुनाफा उन शेयरों से कमा लिया जो शेयर एजीएल से लेकर यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर हुए थे। ये सारी चीजें इस देश के भीतर में इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से चलती, और खास तौर से मोदी काल के वक्त में तो आप दस्तावेजों को छुपा नहीं सकते हैं। मनी ट्रेल आप छुपाकर कर नहीं सकते हैं, खास तौर से तब जब आपको चुनाव लड़ते वक्त एक हलफनामा दायर करना पड़ता है और उसमें बताना पड़ता है कि आपकी संपत्ति है कितनी। और अगर उसमें आपने कुछ छुपा लिया और विरोधी ने पकड़ लिया तो फिर आपकी संसद की सदस्यता भी चली जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपने दिशा निर्देश कहते हैं कि चुनाव लड़ते वक्त आप कुछ नहीं छुपाएंगे। तो क्या वाकई बहुत कुछ सोनिया गांधी छुपा रही हैं और बहुत कुछ ईडी जानना चाहता है? ईडी 5 सवालों का जवाब चाहता है जो कहीं से भी किसी भी रूप में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए नहीं है। पहला सवाल है कि नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करने के पीछे मकसद क्या था? इसका मनी लॉन्ड्रिंग से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा सवाल था कि एजीएल जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड था, जिसके मार्फत हेराल्ड निकलता था, कौमी आवाज निकलता था, नवजीवन निकलता था, को कांग्रेस ने लोन क्यों दे दिया? तीसरा सवाल, वो शेयर कितने में खरीदे गए और पैसे आए कहां से? आप कहेंगे हां, यहां पर मनी ट्रेल सामने आ सकता है, लेकिन सवाल है शेयर ट्रांसफर हुए तो वो पैसा कांग्रेस ने दिया, यह भी कच्चा चिट्ठा कंपनी एक्ट के तहत कंपनियों के पास पड़ा है, यानी सरकार के पास पड़ा है। चौथा सवाल, एजीएल की जो देनदारी थी कांग्रेस ने माफ क्यों कर दी? यह भी क्या किसी रूप में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है? और पांचवा सवाल, पैसा कांग्रेस के द्वारा दिया गया था और शेयर अपने नाम पर सोनिया गांधी ने क्यों कर लिया? ना सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि 5 लोग और थे, इन्होंने अपने नाम क्यों कर लिया? कांग्रेस में ही ये चीजें शिफ्ट हो जाती। इन 5 सवालों का जवाब खोजते हुए हमें तुरंत ईडी के उस दायरे को देखना होगा जिसमें वो जांच करती है। वो 5 सवालों का ही जांच करने की दिशा में ईडी की इस देश के भीतर में महत्ता है। पहला है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम 1974 के तहत, यानी इसमें ना तस्करी है ना विदेशी मुद्रा का संरक्षण है, तो ईडी के दायरे से यह पहला हिस्सा बाहर हो गया। दूसरा हिस्सा होता है निरस्त विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, यह 1973 का है, इस दायरे में भी यह जांच नहीं आती है, तो यह भी बाहर हो गया। तीसरा होता है FEOA, इसको अगर हिंदी में पूरा लिखे तो भगोड़ा आर्थिक आपराधिक अधिनियम, यह 2018 में जोड़ा गया, यह भी इस दायरे में भी यह नहीं आ रहा है, कोई भगोड़ा है नहीं। चौथी आती है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा, यह 1999 का है, फेमा के दायरे में भी यह जांच नहीं आती है। और 5वीं जांच बनती है PMLA, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके जरिए देखा जाता है कि पैसे का ट्रेल किस रूप में किस तरीके से हो रहा है। और इस देश का एक सच तो यह है
इस देश में जितने कॉरपोरेट हैं, जितने इंडस्ट्रीज हैं, वो जो मनी ट्रेल करते हैं, सरकार जिसे चाहे उसे लाकर खड़ा कर सकती है और कह सकती है कि हम आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे हैं। और यह इस दौर में हुआ भी है, तभी ईडी की जांच का दायरा कंपनियों को लेकर भी आगे बढ़ता चला गया। लेकिन कंपनियों को लेकर पूछताछ उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से मौजूदा वक्त में हमें पॉलिटिकल तौर पे नजर आ रहा है कि जो सोनिया गांधी से पूछताछ हुई और 5 दिन 50 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई, 2 दिन सोनिया गांधी के हो गए, आने वाले वक्त में और पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। यह पूछताछ क्या राजनीतिक तौर पर अड़ंगा डालने की स्थिति है या देश की राजनीति को डायवर्ट करने की सोच है, यह भी आपके जहन में आ सकता है। एक सवाल आपका यह भी होना चाहिए कि दरअसल जो संपत्ति है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, एजीएल जिसके मार्फत हेराल्ड निकला था, उसकी संपत्ति कहां पर है? दिल्ली में आईटीओ जैसे प्राइम लैंड पर हेराल्ड हाउस आप देखेंगे, वो तकरीबन 63,750 स्क्वायर फीट की जमीन पर वह इमारत खड़ी हुई है। 2010 में उसका जब आकलन किया गया था, जब इस केस को लाया नहीं गया था, क्योंकि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी इस केस को लेकर अदालत पहुंच जाते हैं। 2010 में उस जमीन की कीमत बताई गई थी लगभग 28.5 करोड़ रुपया। 2016 में जब जांच ईडी ने शुरुआत की तो उसने एनालिसिस किया, तकरीबन यह 57.5 करोड़ 57.38 करोड़ है। और 2022 में जब उसका एनालिसिस हो रहा है तो वो माना जा रहा है तकरीबन 150 करोड़ रुपया पार कर चुका है। हेराल्ड हाउस वहीं का वहीं खड़ा है। ईडी के जांच के दायरे में यह क्यों नहीं आना चाहिए, यह बताने की जरूरत नहीं है। लखनऊ में लगभग 69,610 स्क्वायर फीट की जमीन पर हेराल्ड की संपत्ति है और इसकी कीमत 2010 में तकरीबन 3.5 करोड़ थी, जो 2016 में बढ़कर लगभग 7 करोड़ हो गई। आज की तारीख में बढ़कर यह लगभग 15 करोड़ के लगभग मानी जाती है। पंचकुला में लगभग 37,607 स्क्वायर फीट की जमीन है, उसकी कीमत 2010 में मानी गई। जब यह ट्रांसफर हो रही थी चीजें और यंग इंडिया बनाया गया था, उस समय 7 करोड़ 53 लाख रुपए। 2016 में ईडी ने जांच की तो कहा अब यह 13 करोड़ 18 लाख की है और आज की तारीख में इसकी कीमत बढ़कर 22 करोड़ पार कर गई है। मुंबई के बांद्रा में भी जमीन है जहां पर 26,508 स्क्वायर फीट की जमीन है। इस जमीन का एनालिसिस 2010 में बताया गया 29 करोड़। 2016 में ईडी ने जांच परखा, उसमें पता चला कि लगभग 45-46 करोड़ के लगभग इसकी कीमत है। इसी तरीके से पटना की जमीन जो एक आउटस्कर्ट में थी, उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई, लेकिन उसके अलावे 2 जगहों पर और जमीन का जिक्र जरूर किया गया था, वह इंदौर और भोपाल का। वहां पर कहा गया जमीन बेच दी गई या संपत्ति बेच दी गई। इंदौर की जमीन 30 लाख में, भोपाल की जमीन 50 लाख में, लेकिन वह भी लिटिगेशन में है, यानी तमाम दस्तावेज लिटिगेशन के तहत अभी सरकार के पास पड़े हैं। अब यहां पर अगला सवाल है कि एजीएल 2010 में जब चीजें ट्रांसफर हो रही थी, कीमत 68 करोड़ रुपए संपत्तियों की बताई गई थी। 2016 में ईडी ने जांचा परखा था तो 122 करोड़ वो नजर आ रहा था। आज की तारीख में वो 250 करोड़। यहां पर कोई भी सवाल करेगा कि सब सही है, लेकिन एक भी पैसे की चोरी चोरी होती है तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। यकीनन इस देश के भीतर में एक पैसे की चोरी भी चोरी होती है। सवाल सिर्फ 2 है। इस पूरे राउंड अप में पैसा कहीं जिक्र नहीं हो पा रहा है, यानी जो संपत्ति आरोपियों के पास है और जिन संपत्तियों को लेकर पूछताछ करने की दिशा में ईडी बढ़ना चाह रही है, वो संपत्ति कहीं नजर नहीं आ रही है। उसकी भी 2 वजह है। इस देश के भीतर में जांच कैसे होती है, ईडी इसका जीता जागता नमूना है। 2014 में उसने झटके में निर्णय लिया कि दरअसल हम स्वतः संज्ञान लेते हुए मान रहे हैं कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का पूरे तरीके से मामला है और इसको बेस बनाया गया। इनकम टैक्स का कहना था, हमने माना कि शेयर जो ट्रांसफर हुए, यानी 76% शेयर जो सोनिया और राहुल के पास है और बाकी डायरेक्टर्स के पास है, 154 करोड़ रुपए। सवाल अगला यह निकल कर आया कि जो इनकम टैक्स कह रहा है 154 करोड़, उन 154 करोड़ का जिक्र राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? क्या वाकई वो पूंजी बाहर ले गए? तो बाहर ले गए तो उसका कौन सा रास्ता था, किस रूप में था, यह बीते 2014 से नजर नहीं आया है और पूछताछ उसी को लेकर हो रही है कि जनाब बताइए वो पैसा कहां है। और इधर कह रहे हैं कि पैसा ट्रेलिंग ही नहीं था, क्योंकि घाटे में चलते हुए एजीएल को जब यंग इंडिया ने अपने हाथ में लिया तो उस समय घाटे में चल रहा था।
और उस घाटे में चलते हुए कि जो प्रॉपर्टीज है वो इस देश के भीतर में अचल संपत्ति के तौर पर मौजूद है, तो पैसा ट्रेल कहां कर रहा है। अब यहां पर एक और दूसरा सवाल, जब 1 अगस्त 2014 को मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की, तो 2014 से 2022 एक लिहाज से पूरे 8 साल हो जाएंगे 1 तारीख को, या कहें जुलाई के आखिरी दिन। इन 8 वर्ष के भीतर में जितनी भी पूछताछ हुई, उस पूछताछ के दायरे में कभी भी वो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा जो रन करना चाहिए वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। एफआईआर दर्ज होगी तो उसके बाद पुलिस की जांच भी शुरू होगी और जांच की प्रक्रिया में अलग अलग संस्थान सक्रिय होंगे, लेकिन इस खांचे में अलग अलग संस्थान सक्रिय नहीं है, ईडी सक्रिय है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत इनकम टैक्स अपने तौर पर अपने नोटिसों का जिक्र कर रहा है, जो हर बरस जो उसकी तादाद है नोटिस जारी करने की इस देश के भीतर में तकरीबन 30 लाख है। इतने नोटिस जारी होते हैं देश भर के भीतर में, उन्हीं को आधार बनाकर यह किया गया। अब सवाल यह नहीं है कि ईडी के दायरे में नहीं आता है और सोनिया गांधी क्या वाकई छुपा रही है। तो हमें लगता है कि संपत्ति क्या बताई गई इलेक्शन के समय, आखिरी इलेक्शन 2019 का था। 2019 के इलेक्शन में सोनिया गांधी ने जानकारी दी कि उनके पास कुल संपत्ति जो है 11 करोड़ 75 लाख रुपए की है। 75 लाख नहीं, उसमें कुछ बढ़ा दीजिए, 11 करोड़ 82 लाख 63,916 रुपए की है। यह संपत्ति उन्होंने दिखाई। और अगर आप उस सिलसिले को समझें कि ये 11 करोड़ 82 लाख तक जो 2019 में हुए, 2014 में कितने थे? 2014 में ये थे 9 करोड़ 28 लाख। 2009 में कितने थे? 2009 में ये थे 1 करोड़ 37 लाख। 2004 में कितने थे? 85 लाख 68 हजार। तो 2004 से 2019 तक 11 करोड़ तक का ये रास्ता कैसे आपने पकड़ लिया, यह भी सवाल पूछा जाएगा। अब सवाल यह है कि जो भी आय होती है उसको इनकम टैक्स जब आप दायर करते हैं रिटर्न, उसमें जाहिर किया जाता है। और दूसरी स्थिति यह निकल कर आती है कि जो आपने हलफनामा भरा उसमें आपने क्या दिखाया। अब आप देखिए उसमें क्या दिखाया गया। यह बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मनी ट्रेल आपको कहीं नजर नहीं आएगा। सोने और चांदी, कई बॉन्ड हैं, कृषि योग्य जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड जो कह रहे हैं वह भी मौजूद है। कितना सब कुछ है? लगभग 1.25 kg का सोना है, यानी 1267 ग्राम सोना है। 88 kg चांदी है। पीपीएफ का अकाउंट है जिसमें 72,25,414 रुपए। हम 2019 का जिक्र कर रहे हैं। आखिरी हलफनामा सोनिया गांधी का वही है जो उन्होंने पेश किया था और उसी आधार पर चुनाव लड़ी थी। उन्होंने अलग अलग जगहों पर निवेश किया हुआ है, वो एचडीएफसी में किया है, मारुति में।